टेक्निकल चीजें जो आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा उसकी चर्चा करेंगे, खासतौर पे जो हमारे यूजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जर्नलिस्ट और मास कम्युनिकेशन पे, उनके लिए थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है। हमारा सिस्टम बाइकैमरल है, आपको पता ही है, और बाइकैमरल सिस्टम में हमारा जो लोअर हाउस है, इट हैज अपर हैंड इन बजट। लोअर हाउस के पास एक एज है, और उस एज का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, किसी को पता है? लोअर हाउस हैज अपर हैंड इन द बजट सिस्टम। वो प्रिंसिपल कहां से है, कोई बता सकता है मुझे? आप लोगों ने बॉस्टन टी पार्टी का नाम सुना है? बॉस्टन टी पार्टी से वो प्रिंसिपल है, और वो बॉस्टन टी पार्टी क्या है? अगर आप देखेंगे तो बॉस्टन टी पार्टी का ये बेसिक प्रिंसिपल, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हमारा लोअर हाउस जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, इसीलिए उनका अपर हैंड। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 116 और आर्टिकल 117 देखेंगे तो आर्टिकल 116 क्या कहता है कि बजट विल बी प्रेजेंटेड, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रेजेंटेड ओनली इन द लोकसभा। और आर्टिकल 117 का एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि इन द एक्सेप्शनल सिचुएशन बजट कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। अगर लोकसभा नहीं है, भंग है, कोई तरह की दिक्कत है, अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इसका भी प्रोविजन करना जरूरी है। ये बॉस्टन टी पार्टी का जो मेन था, जो ये आप जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने पहली बार ये स्लोगन दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, जिसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने इस प्रिंसिपल को अपनाया। तो हमारा बजट क्या कहता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे कि जनता पर क्या कर लगाएगा। और इसका अगर आप ओरिजिन देखेंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर, और ये हमारे बजट का एक कोर है, और यही वजह है कि हमारे बजटरी सिस्टम में जो लोकसभा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग वेस्टमिनिस्टर मॉडल फॉलो करते हैं, और वेस्टमिनिस्टर मॉडल फॉलो में हम लोग क्या देखते हैं कि लेजिस्लेचर हैज ओवरऑल कंट्रोल ओवर द फाइनेंस while the president is the custodian of the exchequer। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना किसी भी समेकित निधि से 1 रुपया भी नहीं निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है FRBM। देखिए, अगर आपने अनुभव ने जैसा कहा कि मेरी जब पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी, और एक संजोग कह लीजिए कि उसी समय देश में एक आर्थिक पुनरुद्धार जिसको हम कहते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था वो कहीं ना कहीं मजबूरी है। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि आपको बहुत सारे फैसले करने पड़े। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, 1991 को लेकर के एक बात कई बार कही जाती है कि हमने सोना बाहर भेजा। आपको शायद जान करके हैरानी होगी कि हमने एक बार सोना बाहर नहीं भेजा था, 2 बार। पहली बार जो सोना भेजा गया था, अभी वो सोने की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ग्लोबली जो सोने की कीमत बढ़ रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, जिसमें हमारा रिजर्व बैंक, पता है मिल्टन फ्रीडमैन के हेलीकॉप्टर मनी क्या पैसा दे दिया जाए, बस बिल्कुल सही बात है। ये कोविड के समय में अचानक से उभर गया है। कोविड के समय में कहा गया कि लोगों के हाथ में खूब पैसे दे दो, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं। अच्छा, पैसे आप जितने लोगों के हाथ में दोगे, यानी कि आप इन्फ्लेशन को, महंगाई को कहीं ना कहीं से आप कि लोगों को पैसा देना है, कैसे देना? क्या आप नोट छापोगे, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं मोनेटाइजेशन, और दूसरी व्यवस्था ये है बॉन्ड। तो अगर आप मनमोहन सिंह साहब की स्पीच अगर आप देखोगे 91 से 96 के बीच में, और उसके पहले मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि 1991 में यशवंत सिन्हा साहब का, जब चंद्रशेखर साहब की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उन्होंने जो इंटरिम बजट पेश किया था, जब राजीव गांधी ने सपोर्ट वापस किया था, और उस समय जो उन्होंने इंटरिम बजट पेश किया था, वो स्पीच एक बार क्या हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचना है कि आज जो उधारी दी जा रही है उसको चुकाएगा कौन? आने वाली पीढ़ी चुकाएगी, आने वाला जो भी जनरेशन होगा, जो हमारे जो बच्चे होंगे, आप इनके बच्चे होंगे, वो चुकाएंगे। तो एक सिस्टम जो कि यशवंत सिन्हा साहब, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार तीसरी बार बनी और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बने यशवंत सिन्हा साहब ने एक कंसेप्ट लेकर के जिसका नाम दिया गया फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। इस एक्ट का, इस कानून का मकसद ये था कि सरकार कितना उधार दे सके। इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को कैप किया गया 3%।
और रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो पे लाना। तो बजटरी सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट फुल बजट प्रेजेंट कर सकती है प्रोवाइडेड 3 कंडीशंस आते हैं। 3 शर्तें पूरी करनी। वो 3 शर्तें क्या है? सदन का विश्वास हासिल हो, बहुमत में हो और चुनाव की घोषणा में हो। ये अगर 3 शर्तें पूरी हो गई तो आप फुल बजट पेश कर सकते हैं। 2019 याद कर लो आप, पीयूष गोयल साहब उस समय में एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर थे, चूंकि जेटली साहब की तबियत खराब। पीयूष गोयल साहब ने एक बड़ा ऐलान किया था 2019 में, किसी को याद है वो क्या था? बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी कि नए वित्त साल के 3 महीने में खत्म हो जाएगा। बाकी 9 महीने में आपकी सरकार नहीं है, आएगी कि नहीं आएगी इसकी कौन गारंटी? चुनाव के बाद आप ही की सरकार आएगी, इसकी क्या कोई गारंटी दे सकता है? बिल्कुल नहीं। इस वेबसाइट से लेते हैं, आज के दिन में हमारे पास पेपर कुछ भी नहीं। ये बजट है indiabudget.gov.in और इस वेबसाइट पर 1947 से लेकर के जब पहला इंटरिम बजट पेश किया गया था और अभी तक जो 2025-26 का जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, हर बजट का दस्तावेज उपलब्ध है। तो अगर इंडियन इकोनॉमी, आम आदमी, कोई बताएगा? आम आदमी, सही बोला आपने, आम आदमी, कॉमन मैन। तो हमारे लिए बिग बजट, बिग ब्रेकिंग न्यूज 25-26 का क्या था? और आप देखो, जितने अखबार आप देखोगे सभी अखबारों की हेडलाइन क्या है बजट के अगले दिन? कॉमन मैन, कॉमन मैन, कॉमन मैन, कॉमन मैन। शायद ये हाल के वर्षों में पहला मौका था जब बजट में कॉर्पोरेट के बजाय आपने कुछ नहीं, तो मध्यम वर्ग को आपने बहुत कुछ देने की कोशिश की। दूसरा, इसका जो बजट का स्लोगन था वो था कैपेक्स टू कंजम्पशन। अभी तक जो गवर्नमेंट का फोकस रहा वो कैपेक्स पे ज्यादा था, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा था। और हर साल में आप देखोगे तो कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है। जैसे अभी हमारा टारगेट क्या है, इमीडिएट टारगेट क्या है? 2027 हमारा $5 ट्रिलियन का, 2030 $7 ट्रिलियन का, 2033 $10 ट्रिलियन का, 2047 विकसित भारत का। ये लक्ष्य अगर हासिल करना इनकम, तो हमारी जो आय है ना उसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक आपका होता है जो कि एसेंशियल, एक आपका यूटिलिटी और तीसरा है डिस्क्रिशनरी। तो ये जो एसेंशियल है इसको हम कैसे कम कर सकते? यानी कि आप पनीर खाना चाहते हैं, पनीर की कीमत कैसे कम हो? घी लेना चाहते हैं, घी की कीमत कैसे कम हो? दूध, मक्खन लेना चाहते हैं, उसकी कीमत कैसे कम हो? यूटिलिटी बिल, बसों में ट्रैवल करना है, मेट्रो का ट्रैवल करना है, हवाई जहाज से सफर करना है, वहां पर शहरी इलाकों में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के कंजम्पशन में तेजी आएगी, क्योंकि वो तेजी आएगी तो आपकी अर्थव्यवस्था जो जीडीपी और जीबीए है, आप दो टर्म यूज करते हैं, जीडीपी और जीबीए। जीडीपी दरअसल आपका डिमांड साइड है और जीबीए आपका सप्लाई साइड है। दोनों में इंक्रीज हो तो वो कैसे हो सकता है? जब आप कंजम्पशन वहां पर जो मखाना बिक रहा है उससे कोई कुछ नहीं। तो यहाँ पर एक बात है कि मखाना बोर्ड बनाएंगे, हालांकि इसका कितना फायदा होगा मुझे नहीं मालूम, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन चलिए पहल तो हुई, इस बात में थोड़ा संतोष किया जा सकता है। बाकी कई और परियोजनाएं की गई, तो इसलिए बार बार कहा गया कि 25-26 का बजट जो था वो पूरी तरह से बिहार का बजट। ये डायनेमिक्स है बजट के, और इस डायनेमिक्स में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फोकस जो था वो FRBM के हिसाब से था 4.4%, जो कि हमारा, और 4.1% जो हमारा फिस्कल डेफिसिट, जो कि इस साल 25 बड़ा मकसद सोवरिन रेटिंग को इम्प्रूव करना। आपने नोटिस किया S&P ग्लोबल ने हमारी रेटिंग BBB- से BBB की। बाकी जितनी रेटिंग एजेंसीज है उसने किसी ने चेंज नहीं किया, ना तो फिच ने चेंज किया, ना मूडीज ने चेंज किया। हालांकि मॉर्निंग स्टार और R&I जो कि अननोन एजेंसीज है, इन्होंने इंप्रूव किया है। तो हमारा सोवरिन रेटिंग क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि जब आप बात करते हो कि हमारी रेटिंग का बेटर होना पॉसिबल, और दूसरा इसका मकसद ये है कि जब आपका फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो उसका एक फायदा क्या होगा कि आपका जो बोरोइंग है वो कम हो जाए। बोरोइंग कम होगी तो आपके पास एडिशनल स्कोर, यानी कि आपके पास 76 रुपए तो अपने सोर्सेस है एंड 24 आप बोरोइंग से कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट है कि 20%, यानी कि पास इफेक्टिवली आपके पास 80 रुपीज ही अवेलेबल है, जिसके बेसिस पे आपको 100 रुपए खर्च करना आसान नहीं है। इसीलिए आपको एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की आपको ज्यादा जरूरत है। यहीं पे एक और डेफिनेशन
दीपावली है कल, बहुत सारे लोग हाथ पे दीपक रख के ले जाते हैं, है ना, आरती करते हैं। अगर दीपक का केवल बत्ती जो कॉटन है वो आपके हाथ पे रख दिया जाए घी में भिगा हुआ, होगा? आप मुश्किल से 1 सेकंड होल्ड कर पाओ, या सेकंड के शायद आधे हिस्से तक ही आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो कम करना है तो वी नीड मोर एंड मोर गोल्ड मनी। अगर वो गोल्ड मनी हमारे पास ज्यादा होगा तो आपकी बोरोइंग में भी कमी आएगी और आपका इंटरेस्ट आउटफ्लो भी जो है वो कम हो सकेगा, और दूसरी तरफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी जो है एक बूस्टअप मिल सके। तो इसीलिए ये जरूरी है इस डायनेमिक्स को समझना। अगर बजट को आपने समझना है तो आपको हॉट मनी और कोल्ड मनी के कंसेप्ट को भी समझना पड़ेगा। ये और कुछ डायनेमिक्स है कि बजट में और क्या क्या अनाउंसमेंट हुए थे। ऑफकोर्स एमएसएमईज को लेकर के काफी कुछ चेंजेस थे, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अब हमारा नया बजट जो कि FY 26-27 का है, इस बजट में पहला जो होता है ना, बजट का पहला एक्सरसाइज जो होता है वो बजट सर्कुलर होता है। और ये बजट सर्कुलर इस बात का कहते हैं जिसको कि नारियल फोड़ना है बजट के, तो 26-27 का नारियल फोड़ा जाए, मीटिंग शुरू हो गई। और अभी आपने देखा होगा कि अभी एक नंबर आया था, एक डेटा आया था फिस्कल डेफिसिट का। किसी को याद है फिस्कल, हमको बोरिंग पे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये है कि जो फर्स्ट 6 मंथ का हमारा जो प्रोसीड होता है अप्रैल से सितंबर का, उसके बेसिस पे RE तय होगा, रिवाइज स्टेटमेंट। और जो फर्स्ट 9 मंथ का नंबर होता है उसके बेसिस पे BE तय होता है फॉर द नेक्स्ट। तो इस साल का 25-26 का RE ऑलमोस्ट लॉक है। किसका कम होना है, किसका बढ़ना है, वो लॉक हो चुका है क्योंकि हमारे पास 6 मंथ के नंबर आ गए। और नेक्स्ट ईयर का BE जो है सर्वे प्रेजेंट होगा और फाइनली फर्स्ट डे ऑफ फरवरी हमारा फुल बजट होगा। ये हमारा 26-27 का बजट लाइन है। तो इसमें आप फर्स्ट स्टेप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप कंप्लीट होने वाला है। और ये प्रोसेस जो है अगले 4 महीने में, अगले 3 महीने में कंटिन्यूसली आपका चलता है। ये जो आपका आप जो चार्ट देख रहे हो, ये हमारा एक कॉलम होता है बजट एट अ ग्लांस। बजट एट अ ग्लांस में हम लोग कैसे देखते हैं? हम लोग BE वर्सेस RE कंपेयर करेंगे या RE वर्सेस BE कंपेयर करेंगे? कौन बताएगा? कंपेयर क्या होना चाहिए, BE वर्सेस BE होना चाहिए या BE वर्सेस RE होना चाहिए? कंपैरिजन आप हमेशा BE वर्सेस BE करें। एप्पल को एप्पल से कंपेयर करोगे ना, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं करोगे। लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या है कि वो RE वर्सेस BE करती है, क्योंकि उसमें फायदा दिखता है। अचानक आपको लगता है कि RE में आपने कुछ जगहों पे कम किया है तो आप BE बढ़ा हुआ दिखा सकते हैं। इस साल का अगर आप देखोगे नंबर्स आपके सामने हैं, इस नंबर्स में बहुत चीजें क्लियर है कि 2024-25 और 2025-26 में जो चेंजेस थे, उस चेंजेस में ये महसूस किया गया कि बहुत सारे जगहों पर एक्सपेंडिचर कम हुआ। और लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर कम क्यों हुआ था? एनी आइडिया क्यों कम हुआ था? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था ना, जनरल इलेक्शन की वजह से एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो अब गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टूल मिल गया। आपने RE को कम दिखाया और इस साल के BE को आपने हाई कर दिया। तो आप क्या कहोगे? देखो जी हमारा बजट की एलोकेशन 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया। तो हम BE वर्सेस BE कंपेयर नहीं कर रहे जो कि टेक्निकली इट शुड बी, हम RE वर्सेस BE कर रहे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए करनी है। और ये बहुत ही कॉमन चीज है और एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। जब आप कंपेयर करोगे तो आपको BE वर्सेस BE देखना है या RE वर्सेस BE देखना है। आपके लिए फर्स्ट पार्ट होगा BE वर्सेस BE देखना। उसके बाद आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने कैसे कंपेयर किया, जो ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं वो कैसे कंपेयर किया। वहां पे आप देखोगे कि कभी वो BE वर्सेस BE करते हैं। गवर्नमेंट भी ना हमारे इस मामले में हमने देखा है, वो अगर आप ढूंढ लेंगे आपको तब पता चलेगा कि ये एक्सपेंडिचर कहाँ कम हुआ है और क्यों कम हुआ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है, अच्छी बात है, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर कम हुआ। लेकिन अगर और किसी एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कम हुआ है, हेल्थ के एक्सपेंडिचर कम हुआ है, तो क्या वो बजट सही है? ये आपको ढूंढना है। तो आंकड़ों के पीछे छिपे आंकड़े को अगर आप ढूंढ लेंगे तो आपके लिए बजट को समझना ज्यादा अच्छा है। अब इस समय की हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज क्या है इस बजट में? पहली अपॉर्चुनिटी हमारे पास फिस्कल स्पेस अच्छा है। फिस्कल स्पेस अच्छा क्यों है? क्योंकि हमारा बजट फिस्कल एक्सपेंडिचर 6 मंथ का 37%, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हमारे पास 63% का स्कोप है, जो कि काफी बड़ा नंबर है।
दूसरा हमारे पास क्या है कि कैपेक्स हमारा बढ़ रहा है, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और तीसरी बात यह है कि जीएसटी के जो अभी चेंजेस किए गए हैं, इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि शायद जनवरी फरवरी में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, अभी घटेगा लेकिन जनवरी फरवरी में बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम का खेल। दूसरा हमारे पास एक जो मेजर प्लस पॉइंट है वो है कंजम्पशन, खासतौर पर करेगा जैसे अर्बन एरिया में कंजम्पशन पिकअप कर रहा है। और तीसरा जो हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि हमारी सोवरेन रेटिंग जो है वो इम्प्रूव है। लेकिन हमारे चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे ट्रम्प साहब है, कब क्या करेंगे नहीं पता। आज सुबह उठते वो कहते हैं कि देश की ऐसी की तैसी करनी है, फिर कहते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी इज वेरी गुड फिट, तुरंत लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए समझना मुश्किल है कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट कब साइन होगा। कल ही किसी ने मुझसे पूछा कि सर ये बताओ कब साइन होगा, मैंने कहा काश, मैंने इतने का काश हो गया, उसके आगे मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं, क्योंकि कहां से बोले, कौन बोल सकता है कि कब साइन। इवन कि अगर मिस्टर मोदी भी कहते हैं तो शायद उनसे भी ये सवाल पूछा जाए तो शायद उनके पास जवाब, क्योंकि बहुत सारे प्लस माइनस जुड़े हुए। तो उसका एंड रिजल्ट ये है कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको पता है अगर आप अप्रैल सितंबर का ट्रेड डेटा देखेंगे तो 2 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें काफी लॉस हुआ। वो 2 सेक्टर कौन है बता सकते हैं? एनीवन? वो 2 सेक्टर कौन है जो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ एक्शन? वेरी गुड, पहला टेक्सटाइल और दूसरा नो फार्मास्यूटिकल नहीं हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल जो कि लेबर इंटेंसिव, वहां पर हमने काफी बुरा असर देखा है टैरिफ एक्शन की वजह से। फार्मास्यूटिकल्स में हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हम जेनरिक काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम ब्रांडेड कर रहे होते ज्यादा एक्सपोर्ट तो हम ज्यादा नुकसान में होते, क्योंकि वहां पर उन्होंने ब्रांडेड के ऊपर एक सर्टेन वैल्यू करी है। जेनरिक में वो नहीं है, क्योंकि यूएस को भी जेनरिक चाहिए, उनके हेल्थ केयर सिस्टम को चलाए रखने के लिए उनको जेनरिक चाहिए, तो उनका स्वार्थ कहीं ना कहीं है। इसी वजह से हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं से बची है, लेकिन फिर भी वो एक मेजर चैलेंज है। दूसरा हमारा चैलेंज है जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। हमें नहीं मालूम कि कल की किसके बीच लड़ाई हुई, आज पता चलता है वो गोला फेंक देता है, कल कोई और गोला फेंक देता है और फिर शुरू हो जाता है। अभी हुआ कि भाई इजराइल और हमास के बीच में पीस एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके अगले दिन पता चला कि इजराइल ने जो है, कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये पॉलिटिकल सिचुएशन संभल गई है। मेरे पास अभी इसका जवाब नहीं, यानी कि हमारे लिए चैलेंज है। और तीसरा मेजर चैलेंज हमारे लिए है रिसेशन इन यूरोप। अभी आया नहीं है, लेकिन यूरोप में उसकी शुरुआत है, और यूरोप में स्लो डाउन होना हमारे सर्विसेज सेक्टर के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि हम लार्ज सप्लायर हैं। यूएस में भी सिचुएशन बहुत अच्छी दिख रही है, तो हमारे बजट के लिए ये चैलेंजेस हैं। तो आपने अपॉर्चुनिटीज देखी और आपने चैलेंजेस देखी। अब हम 2 बेनिफिट की बात करेंगे, एक तो कि इनकम टैक्स का बेनिफिट जो कि बजट में अनाउंस हुआ था, और दूसरा जीएसटी 2.2। तो अगर आप बजट में देखेंगे तो बजट में ये बात कहेगी कि सबको फायदा होगा, और ये सबको फायदा जो एनटीआर में है यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में है, उनके लिए फायदा बताया गया कि अप टू 1.10 लाख रुपीज तक का जो है वो फायदा हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग एक एमपीसी अप्लाई करते हैं। एमपीसी किसी को पता है क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं, वेरी गुड। ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वेरी गुड। यानी कि 1 रुपया अगर खर्च किया गया है तो उसका मल्टीप्लायर क्या होगा, और वो जो एमपीसी है उस एमपीसी के बेसिस पे हमारा एक जो एस्टिमेट है कि अराउंड 3.3 लाख करोड़ का एडिशनल हमारे पास आएगा इस फिस्कल ईयर 25-26 में। ये अलग अलग रिसर्च स्टडी है, ये रिसर्च स्टडी एसबीआई की है, और ये हमारे 26-27 के बजट के लिए एक पहला पॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि आपके पास मल्टीप्लायर काफी हाई है। उसी तरीके से ये एमपीसी का बेसिक डेफिनेशन है, और एमपीसी का एक बेसिक डेफिनेशन से जो हमारा पीएफसी है, पीएफसी आप जानते हो ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो पीएफसी में इंक्रीज अगर आप देखोगे तो अप टू 60 बिप्स का है, और अगर आप ग्रोथ पे देखोगे उसका इम्पैक्ट जो है वो लगभग 30 बिप्स का, 30 to 35 बिप्स का है।
ये हमारे एमपीसी के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि एमपीसी आपके पीएफसी को बढ़ावा देती है, और पीएफसी का बढ़ना इसलिए भी रिलेवेंट हो जाता है कि चूंकि हमारा पब्लिक कैपेक्स काफी है। अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो हर साल बढ़ा है। इस साल का भी जो टारगेट है वो 11.21 लाख करोड़ रुपीज का है, और फर्स्ट 6 मंथ में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 40% कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो चुका है। 40% इंक्रीज हुआ है कैपेक्स का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और बजट एस्टिमेट का लगभग 52% स्पेंड हो चुका है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अगर एमपीसी यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आपका अप टू 60 बिप्स बढ़ता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके जीडीपी और जीडीपी पर डालता है, जिसमें अप टू 30 बिप्स का जो है हम चेंज दे सकते हैं। तो इस साल में जैसे हमारा टारगेट है 6.5% का है, और अगर इकोनॉमिक सर्वे को हम लेकर के चले तो 6.3 to 6.8% का है। वो कितना हो सकता है, उसमें वो कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आप जब बजट को रीड करोगे तो आप ये देखोगे कि पीएफसी में क्या कंट्रीब्यूशन है और किस तरीके से वो कोलैबोरेट कर रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड देन एक स्टिमुलेट करें कि हमारा जीडीपी का जो नंबर है या जीडीए जो है उसमें वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो कि अलग अलग ग्रोथ मॉडल से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो दूसरा जो मेजर चेंज हुआ इस साल वो था हमारा जीएसटी, और जीएसटी 2.0 जो हमारा चेंज हुआ, इसमें सबसे बड़ा हुआ कि हमारा रेट रैशनलाइजेशन हुआ। और रेट रैशनलाइजेशन का एक्सरसाइज जो है, अगर आप एफएम के स्पीच पे आपने गौर किया होगा तो एफएम ने क्या कहा था, इट स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर बजट। और मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि बजट में जो इनकम टैक्स में जो चेंज किया गया था वो जीएसटी के चेंज की पहली से, क्योंकि लोगों के हाथ में आपने पहला काम क्या करना है, यू हैव टू मेक मनी। लोगों के हाथ में पैसे देने, पैसे देने के बाद यू हैव टू प्रिपेयर द मार्केट, बाजार तैयार करना। बाजार तैयार करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, अगर हमारे पास 4 स्पेशल एंड 4 बेसिक रेट्स हो। बेसिक रेट्स पहले क्या थे, 5, 12, 18 एंड 28, और स्पेशल रेट था 0, 0.25, 0.25, 1% एंड 3%। तो अब पहला जो 4 है वो मेंटेन रखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। और वो चूंकि कुछ आइटम्स के जैसे 3% किस पे है, एनी आइडिया? एनी आइडिया? मैम आप बता सकते हैं, आपके हाथ में अंगूठी है, गोल्ड, डायमंड में 0.25%, गोल्ड में 3% है, लेकिन गोल्ड में लोग कहते हैं 3% है बड़ा कम है, भूल जाते उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी, तो वो आप कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो हाई हो जाता है। तो वो 4 स्पेशल रेट है, लेकिन बाद में जो आपके रेट है जो 5, 18, ये हमारा आज के दिन में बेसिक रेट्स है। 5 और 18 अगर आप देखोगे तो 2 कैटेगरी ऑफ गुड हो गया। एक कैटेगरी ऑफ गुड क्या है, मेरिट गुड है, और दूसरी कैटेगरी कौन सा है, मेरिट गुड्स क्या है, या हम जिसको कहते हैं नॉन डिजायरेबल गुड्स है। तो अब वहां पर जो हमारा मेरिट गुड्स है या जो एसेंशियल आइटम्स है उस पर हमने 5% या 0% किया है। उसके पीछे ये है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हमने आपको चार्ट दिया था ना 3 पार्ट में, जो हमारा एसेंशियल एक्सपेंडिचर, यूटिलिटी एक्सपेंडिचर और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर। तो पहले 2 को कैसे कम करना है, वो 2 कैसे कम हो सकते हैं, अगर इस स्लैब पर, क्योंकि आपका एसेंशियल जो है वो खर्च कम हो जाए, और खर्च कम होगा तो आप भी डिस्क्रिशनरी पे ज्यादा बढ़ा सकते। ये एक सोच है, ये एक इसके पीछे थॉट प्रोसेस है। और तीसरी बात इसमें ये कही गई कि जो स्पेशल आइटम्स हैं, जैसे आपके अल्ट्रा लग्जरी कार्स हैं, उस लग्जरी कार्स पे 40% का जीएसटी होगा, लेकिन कंपनसेशन सेस जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि जीएसटी का रेट रिवीजन बजट में ही आ चुका था। हालांकि स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स होने के नाते इतना आप समझ सकते हो कि जीएसटी अब बजट का हिस्सा नहीं। आफ्टर 2017 जीएसटी हमारा जीएसटी काउंसिल देखता है, जो कि एक फेडरल स्ट्रक्चर है, और यूनियन बजट फोकस करता है डायरेक्ट टैक्स पर, और इनडायरेक्ट टैक्स में मेनली कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर। तो अब ये जीएसटी का जो पूरा चेंज हुआ, इस चेंज के पीछे यही था कि हमारा जो फर्स्ट 2 हेड है उसको हम कैसे वहां पर एक्सपेंडिचर कम कर सकें, और फाइनल जो हेड है उस पर एक्सपेंडिचर बढ़ा सकें। दूसरा जो इस जीएसटी का पूरा पर्पस था वो C2C था, यानी कि कंपनी टू कंज्यूमर।
अभी जो हमारा ज्यादातर फोकस रहा है वो B2C पे रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर पे रहता था। कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज दिए गए कि वो अपने प्राइसेस चेंज कर सकते। तो कंपनी ने 2 स्ट्रैटेजी अपनाई। आपने कई जगह पर देखा होगा कि पार्ले जी का बिस्किट, आप सभी लोग शौकीन हो पार्ले जी का, मैं तो बहुत बड़ा शौकीन हूँ। सुबह की चाय और पार्ले जी और अखबार, मेरे लिए इससे बेहतर सुबह कुछ नहीं। तो पार्ले जी के बिस्किट में जो छोटा वाला था जो 5 रुपए का आता है, उस पर आज अगर मौका मिले ना उसका ग्रामेज आप करोगे, वो ग्रामेज बढ़ गया। वो ग्रामेज इसलिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कि अब अगर किसी पे जीएसटी का रेट रिडक्शन हुआ 18% से 28% से घट करके 18% हुआ, तो अब अगर उसमें इफेक्टिव प्राइस का जो ट्रांसलेशन है वो से ₹1.45 का है। जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। अब ₹1.45 किसी भी चीज पे इफेक्ट करना आसान नहीं है। एज अ कंज्यूमर आप सोचिए ना, आपको जाकर के कहा जाए कि आप ₹27.35 दीजिए, आप 4 बार सोचो। हाँ, पेटीएम से आपके लिए पॉसिबल है कि आप ₹27.35 आप चेंज एग्जैक्ट टेंडर चेंज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल वे में पॉसिबल है। इसलिए कंपनी के पास ये दोनों ऑप्शन है, ईदर टू इंक्रीज द डैमेज और कट द प्राइस, दोनों फैसिलिटी है। तो आप बहुत सारे जो सैशे वाली जो प्रोडक्ट होते हैं, उन सैशे वाले प्रोडक्ट में डैमेज बढ़ा दिया गया। तो इसीलिए अब वहां पर फोकस जो है वो C2C का है। कंपनी कंज्यूमर को किस तरीके से पास ऑन कर सकती है। एक बात और आपको यहाँ पर याद रखना है कि अभी जो जीएसटी का चेंज हुआ है, एंटी प्रॉफिटेरिंग एलिमेंट नहीं है। ये अब पहले था एंटी प्रॉफिटेरिंग नहीं, यानी कि कोई कंपनी अगर हमको बेनिफिट नहीं दे रही है, हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन पहले नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी थी जो इस काम को देखती है। ये अलग अलग आइटम्स हैं जिस पे रेट पे चेंजेस हुए हैं, आपके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, और बहुत ज्यादा मैं इसमें आपके टाइम नहीं करूंगा। जो मैं कहना चाहता हूं, जो कि बजट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो आप पाई चार्ट जो देख रहे हो, पहले अगर आप पाई चार्ट को देखोगे तो हमारा यहाँ पर हाउस रेंट है,